हेलो फ्रेंड्स, आज का केस डिस्कस करते हैं। आप मानो आईसीयू में हो और आपने पेशेंट का प्लेटलेट्स काउंट कराए और सीबीसी कराया। उसमें आपने देखा कि नॉर्मल जो वैल्यू होनी चाहिए उससे प्लेटलेट्स की वैल्यू कम हो गई है, मतलब 1.5 लाख से कम हो गई है। तो अब आपको देखना है कि इसका क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होगा और ये कौन सी डिजीज होगी कि आपको उसको कैसे ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको ये पूरी वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने बनाई है। चलो अब आगे देखते हैं कि अब समझते हैं कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता क्या है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब जब जो प्लेटलेट्स की काउंट है वो 1.5 लाख से कम हो जाए माइक्रोलीटर, मतलब आपको तो सीबीसी के अंदर 1.5 लाख से कम मिले प्लेटलेट्स की लेवल, तो उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ये होता किसकी वजह से है? या तो जो प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन है वही कम होगी हो, या उसका डिस्ट्रक्शन मतलब टूटना प्लेटलेट्स का ज्यादा हो गया हो, या प्लेटलेट्स की जो मोर्फोलॉजी है मतलब वो आधे टेढ़े हो गए हो, उसके बनावट में कोई प्रॉब्लम आ गई हो, उसको बोलते हैं सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ प्लेटलेट्स। अब देखते हैं कि इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है। मतलब जो हमारी इम्यून सेल्स है उसकी वजह से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का कम होना, कि ये एक एक्वायर्ड इम्यून डिसऑर्डर है। हमारे जो बॉडी है उसमें जो इम्यून सेल्स है वो ही प्लेटलेट्स को मारने लगती है। कैसे कि जो एंटी प्लेटलेट्स एंटीबॉडी होती है वो उसकी जो प्लेटलेट्स की लाइफ होती है या जो उसका सर्वाइवल होता है उसको ही कम कर देती है, और ये सप्रेस कर देती है मेगा कैरियोपोइसिस, मतलब जहां से प्लेटलेट्स बनती है वहीं पे ही उसका सप्रेशन कर देते हैं, जिसके वजह से हो जाता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ये हमारी बॉडी खुद करती है। मतलब जो हमारी इम्यून सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, जब कभी भी कोई एंटीजन आता है, कोई फॉरेन पार्टिकल आता है, कोई इन्फेक्शन होता है, तो हमारी बॉडी इम्यून सेल को बनाती है और इम्यून सेल उस पर अटैक करती है ताकि हमारी बॉडी सुरक्षित रहे। पर कई बार हमारी बॉडी में ये खुद ही जनरेट होने लग जाते हैं और हमारे खुद के सेल्स को मारने लग जाते हैं। ये एक एक्वायर्ड इम्यून डिसऑर्डर होता है। तो इसी वजह से हम देखते हैं कि इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, तो इसमें जो इस और जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है इससे क्या होता है, ब्लीडिंग के जो कारण रिस्क है वो ज्यादा हो जाता है और ब्लीडिंग होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसको क्या कारण रहते हैं देखते हैं। प्राइमरी आईटीपी का मतलब इम्यून से जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है इसके जो कारण होता है वो ज्यादातर हमें पता नहीं होता, पर जो एंटीबॉडीज होती है वो बनने लग जाती है और वो प्लेटलेट्स के ऊपर जाके चिपक जाती है। जब प्लेटलेट्स के ऊपर जाके चिपक जाती है तो उससे क्या होता है, जो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। ये एक्टिवेट करके क्या काम करता है, फैगोसाइटोसिस मतलब प्लेटलेट्स को खा जाना। ये मतलब प्लेटलेट्स को खत्म कर देते हैं, उनका डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, उनको ब्लड से ही एलिमिनेट कर देते हैं। और ये इम्यून मेडिएटेड सप्रेशन, जो इम्यून सिस्टम है वो सप्रेस कर देता है कि एंटीबॉडी वो प्लेटलेट्स बने ही नहीं, जिससे क्या होता है प्लेटलेट्स का डिस्ट्रक्शन। ये हमने देखा कि प्राइमरी आईटीपी। अब देखते हैं सेकेंडरी आईटीपी क्या होता है, मतलब दूसरे और क्या क्या कारण हो सकते हैं। जब हम कोई जैसे डिजीज हो गया जैसे सिस्टमिक ल्यूपस एंथ्रोपेटस, तो इसमें क्या होता है इरिथ्रोपेटस में कि जो हमारी सिस्टमिक ल्यूपस इरिथ्रोपाइटस में क्या होता है, जो हमारी खुद की बॉडी सेल्स होती है इम्यून सेल्स वो खुद ही अपने ऑर्गन को खत्म करने लग जाती है, उसको बोलते हैं एसएलई। ऐसी एंटी फोस्फोलिपिड्स मतलब जो हमारी प्रोटीन सेल्स है उसको ही हमारी एंटीबॉडी खत्म करने लग जाती है। ये दोनों इम्यून सिस्टम की वो है डिजीज। जब हम इम्यून ऑटो इम्यून डिजीज पढ़ेंगे जब इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अब वो एचआईवी, जब हम एचआईवी का भी ट्रीट करते हैं उसके अंदर भी प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, या जब हम हेपेटाइटिस सी या एच पाइलोरी का भी ट्रीटमेंट करते हैं उनकी सेटिंग करते हैं तो उसमें भी प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। कुछ डिजीज कुछ ड्रग्स के वजह से भी आईटीपी हो जाता है कि ये जो ड्रग्स है और प्लेटलेट्स का इंटरेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से प्लेटलेट्स की डेथ हो जाती है और कम हो जाते हैं। जैसे कि कुछ मलेरिया की मेडिसिन जैसे जिसको क्यूनिन बोलते हैं, क्यूनिडीन बोलते हैं, या कुछ प्लेटलेट्स इनिबिशन की हमको जैसे वारफिन वगैरह दे दिया हमने कि जो प्लेटलेट्स को ही कम कर देगी, उसके इनिबिशन कर देगी, या बीटा लैक्टम जैसे पेनिसिलिन होगी। इसको हम अगले लेक्चर में एक एंटीबायोटिक का ग्रुप हर हफ्ते में बना देंगे जिससे कि हम सारे एंटीबायोटिक जो आईसीयू के अंदर काम आती है उसको हम अच्छे से पढ़ लेंगे। या एंटी कन्वर्जेंट मतलब जो चक्कर वक्कर के लिए या मिर्गी के लिए आते हैं, कन्वर्जन के लिए जो मेडिसिन चलाई जाती है उससे भी प्लेटलेट्स कम होने के चांसेस दिखते हैं।
तो हम इसको डायग्नोज कैसे करेंगे कि जो आईटीपी होता है उसमें हमें सबसे पहले कि एक डायग्नोसिस हमें क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के ऊपर करना पड़ेगा पेशेंट को देख के कि जो आईटीपी है उसमें हमको मिलता है कि जो म्यूकोकुटेनियस ब्लीडिंग होने मिलता है उसमें, वो भी ये कम देखा जाता है कि जो हमारे जैसे मुंह हो गया, मुंह के अंदर में हम टॉर्च से देखेंगे तो उसमें हमको हल्के हल्के स्पॉट से दिखेंगे, या नाक से ब्लीडिंग होने का दिख भी सकता है, पैरों के ऊपर हल्के हल्के लाइन से पड़ जाते हैं। तो ये ब्लीडिंग होने के चांसेस को बताता है, हमको पेशेंट को अच्छे से एग्जामिन करना चाहिए। और कभी कभी देखते हैं कि ओकेजनली आईटीपी जो होता है ये ब्लीडिंग के चांसेस को ज्यादा भी कर देता है। तो हमें इसमें जो फिजिकल एग्जामिनेशन करना चाहिए वो स्किन का और जो ओरल म्यूकोसा जो भी मैंने बताया था मुंह के अंदर टॉर्च से देखेंगे, उसमें हमें चेक करना चाहिए कि कोई साइन तो नहीं मिल रहा है ब्लीडिंग के, या हमें पैल्पेट करके स्प्लीन को और लिवर को चेक करना चाहिए, इसमें कोई सूजन वगैरह तो नहीं आ गया, हिपेटोस्प्लीनोमेगली जिसको बोलते हैं। अब देखते हैं कि रिस्क ऑफ ब्लीडिंग किसको रहती है, जिसके प्लेटलेट्स काउंट 30,000 माइक्रोलीटर से कम हो जाए उसमें देखा जाता है कि ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम इसके अंदर कौन से प्रोसीजर करा सकते हैं, कौन से टेस्ट करा सकते हैं कि इसको आईटीपी को जानने के लिए। इम्यून की वजह से जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है तो उसके अंदर हमें पेरिफेरल ब्लड स्मीयर टेस्ट, जो कि हमने पिछले लेक्चर में बताया था, और जिसने ना देखा वो जाके देख ले कि ये प्लेटलेट्स के काउंट को भी कम कर देता है। उसमें देखते हैं मतलब प्लेटलेट्स के काउंट को बताता है, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर जो टेस्ट होता है, और वो बताता है कि प्लेटलेट्स एग्रीगेट हो रहे हैं कि नहीं, आपस में क्लम्पिंग कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, या जो प्लेटलेट्स होते हैं या आरबीसी होते हैं या डब्ल्यूबीसी होते हैं उनके मॉर्फोलॉजी के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में टेस्ट बताता है, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर टेस्ट। अब देखते हैं जो प्राइमरी आईटीपी है उसको हम कैसे डायग्नोस करेंगे। उसको हम जब सीबीसी कराएंगे, सीबीसी में जो और सारे रेंजेस हैं बस उसको प्लेटलेट्स को छोड़ के वो सब नॉर्मल होंगे, मतलब डब्ल्यूबीसी नॉर्मल होंगे या इशनोफिल्स वगैरह नॉर्मल होंगे या आरबीसी वगैरह नॉर्मल होंगे, बस उसके अंदर जो प्लेटलेट्स है वो कम होगा। मतलब इसको बोलते हैं आइसोलेटेड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। वो बताता है कि मतलब प्राइमरी आईटीपी है, मतलब कोई भी ड्रग और डिजीज नहीं है उसके बाद भी वो आईटीपी है, मतलब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है बिना किसी डिजीज के, या कोई ड्रग हिस्ट्री भी हमें नहीं मिली, कोई ऐसी ड्रग भी नहीं ले रहा है पेशेंट कि जिससे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की कंडीशन बने हैं। तो उसमें हमें टेस्ट भी करा के देख लेना चाहिए कि इन्फेक्शन के बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं जिसके अंदर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो, जैसे HIV हो, हेपेटाइटिस C हो, है ना। तो इसके अंदर हमें देखना चाहिए जिसके भी ब्लीडिंग हो रहे हैं उसमें हमें PT और APT टाइम को देख लेना चाहिए। हमने कल इसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया था ब्रीफली, उसको भी जाके आप देख सकते हो। तो अब हमें कैसे पता चले कि सेकेंडरी आईटीपी है, या कैसे हम उसको चेक करें। एक टेस्ट होता है जैसे ANA, एंटीबॉडी न्यूक्लियर टेस्ट होता है, मतलब जो हमारी एंटीबॉडीज है उसको बताता है कि ये ऑटो, मतलब हमारी एंटीबॉडी तो डिस्ट्रक्शन नहीं कर रही है प्लेटलेट्स का, उसको बोलते हैं ANA। या हम इसमें H पाइलोरी टेस्ट करा सकते हैं, इन्फेक्शन का टेस्ट होता है, थायराइड फंक्शन का भी टेस्ट कराते हैं हम, थायराइड की वजह से भी आईटीपी देखने को मिलता है। या जिसमें सस्पेक्टेड केस में जिसके अंदर विटामिन लग रहा हो कि इसके अंदर विटामिन B12 की मात्रा कम होगी, या फोलेट की, या लीवर की कम, लीवर एंजाइम ढंग से निकल नहीं रहे हैं, या क्या बोलते हैं लीवर में कोई प्रॉब्लम है उसके वजह से होगी, तो हम उसके अंदर ये टेस्ट भी करा सकते हैं। क्योंकि विटामिन B12 या फोलेट लीवर की वजह से आरबीसी काउंट है वो कम हो जाता है, और जब भी आरबीसी काउंट कम होते हैं उसके साथ प्लेटलेट्स काउंट भी कम होते हैं, देखने को मिलता है। तो हमें ये टेस्ट भी करा के देख लेना चाहिए पेशेंट सस्पेक्टेड है तो। अब बात करते हैं हम इसका कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। तो जो हमारा ट्रीटमेंट होता है सबसे पहले हमें उसमें पेशेंट को मॉनिटर करना रहता है, उसको कोई रिस्क तो नहीं है ब्लीडिंग का, या उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ज्यादा तो नहीं हो रहा, ये हमको सबसे पहले चेक करना होता है ट्रीटमेंट के अंदर। ये हमारा मेजर गोल होता है ब्लीडिंग रिस्क को लेके, कि जो उसका मतलब 30,000 से ऊपर प्लेटलेट्स रहनी चाहिए। कुछ के जैसे हम हॉस्पिटल में देखते हैं किसी के 140 है या 120 है तो उसमें घबरा जाते हैं कि प्लेटलेट्स डाउन हो रही है, पर उसमें इतनी घबराने वाली बात नहीं होती। जब 30,000 से नीचे प्लेटलेट्स चली जाए जब देखा जाता है कि ब्लीडिंग होने के चांसेस होता है। तो हमारी जो थेरेपी गोल है वो होता है कि टू प्रिवेंट मेजर ब्लीडिंग,
और वो कैसे करेंगे कि जो प्लेटलेट्स काउंट है उसको 30,000 से कम नहीं जाने देना है, उसको 30,000 से ऊपर रखना है। तो मिनिमाइजिंग ट्रीटमेंट रिलेटेड टॉक्सिसिटीज भी एक बहुत अच्छा वो है कि हमें जो हम मेडिसिन चला रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, उसकी वजह से कोई टॉक्सिसिटी ना हो, उसको हमको मिनिमाइज करके रखना चाहिए कि हमें ऐसी मेडिसिन नहीं चलानी जिसको टॉक्सिसिटी हो, या टॉक्सिसिटी हो भी रही है तो उस मेडिसिन को जल्दी से जल्दी बंद करना है, उसका डोज को कम करना है। तो जो हमारी इनिशियल थेरेपी होती है आईटीपी की, उसमें होता है कि ग्लूकोकोर्टिकोइड्स जब ये इंडिकेटेड हो, ये जब भी हमको यूज करना हो जब इसको हमें लगे कि इसका प्रयोग है, क्योंकि जैसे हम प्रेडनिसोलोन हो गया, इसको जो डोज होती है वो 1 से लेकर 2 mg पर kg पर डे के हिसाब से देते हैं। जैसे किसी की वेट 70 किलो है तो उसमें हम 70 mg से लेकर 140 mg डे के हिसाब से प्रेडनिसोलोन लगा सकते हैं। 2 से 3 हफ्ते तक ये मेडिसिन चलती है। ऐसी जो डेक्सामेथासोन है वो 40 mg पर ओरली चलती है, पर इसको याद रखना है 4 दिन तक ही या 5 दिन तक ही चलती है। ऐसी इंजेक्शन में हम मिथाइल प्रेडनिसोलोन लगाते हैं, ये 30 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से चलती है। तो इसमें ये सब मेडिसिन जब भी लगती है जब पेशेंट सस्पेक्टेड हो कि उसको ग्लूकोकोर्टिकोइड लगाए, क्योंकि इन सारी मेडिसिन से जो इम्यून सेल्स हैं उनका सप्रेशन होता है या मॉड्यूलेशन होता है, जिसके वजह से प्लेटलेट्स डाउन नहीं होती है, उनका डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। तो इसके अंदर कुछ जिस पेशेंट के अंदर हमने ग्लूकोकोर्टिकोइड्स चलाई और उससे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं लग रहा है या ब्लीडिंग परसिस्ट है कि ब्लीडिंग कम नहीं हो रही है, तो उसके अंदर हमें IVIG जिसको कि इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं उसको 1 ग्राम पर kg के हिसाब से लगाते हैं। उसकी जो और इसकी ज्यादा डोज नहीं लगाते हैं, इसकी डोज बस 1 and 2 तक ही सीमित रखते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन जिसको बोलते हैं, ये हमारी बॉडी का ही वैसे बॉडी बनाती है इसको, ये इम्यून सेल्स ही है। तो किसी इन्फेक्शन वगैरह की वजह से हो जाए तो उसमें हमने इम्यूनोग्लोबुलिन लगाते हैं ताकि हमारी बॉडी उससे अच्छे से एक इम्यूनिटी मिल जाए और वो अच्छे से उसको मार दे इन्फेक्शन को। ऐसे ही देखते हैं जब ये RH पॉजिटिव जो कि इसको ही बोला जाता है इम्यूनोग्लोबुलिन को, मतलब जिसमें RH पॉजिटिव हो, मतलब जिसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो, जैसे A पॉजिटिव B पॉजिटिव है ना, उसमें एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन का यूज करना होता है जिसको कि बोला जाता है WinRHO। और ये एक जो बेबीज में भी देखा जाता है जिसकी मदर O नेगेटिव है और बच्चा O पॉजिटिव हो, और उसके वजह से भी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की कंडीशन देखी जाती है, उसमें भी हमें इसका WinRHO को या एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन का यूज करना चाहिए। तो इस वाले केस में देखते हैं कि ये कैसे काम आता है। जो एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन होती है वो आरबीसी के ऊपर एक कोट बना देती है, एक लेयर बना देती है, जिसके वजह से जो स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस है, मतलब जो स्प्लीन के मैक्रोफेजेस है, जो फैगोसाइटोसिस को काम करता है, जो एंटीबॉडी है, जो मतलब उसको प्लेटलेट्स को खा जाता है, वो प्लेटलेट्स को नहीं खाता है, फिर उसको जो आरबीसी के ऊपर एंटी डी कोट हो जाता है उसको खत्म कर देता है, मतलब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन कर देता है। और उससे क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ प्लेटलेट्स की आगे कम नहीं होता है। पर इससे देखा जाता है कि हीमोलाइसिस, क्योंकि ये जाके आरबीसी का डिस्ट्रक्शन कर रहा है ना, तो ये क्या काम करता है, हीमोलाइसिस करता है। तो हमें देखना है कि जिसमें हम पेशेंट में WinRHO का यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर हीमोलाइसिस ज्यादा हो रही हो, है ना, और या उसमें हमें लगातार पोस्ट इन्फ्यूजन मॉनिटरिंग करनी होती है हीमोग्लोबिन की, मतलब हीमोग्लोबिन हमें चेक करते रहना चाहिए बार बार, या रेटिकुलोसाइट काउंट चेक करते रहनी चाहिए बार बार। ये रेटिकुलोसाइट क्या होता है, जब न्यू सेल्स बनते हैं आरबीसी को, उसको बोलते हैं रेटिकुलोसाइट काउंट। अब हमें ध्यान देखना है, जब हीमोग्लोबिन का लेवल 10 ग्राम पर DL से कम हो जाए तो उस समय हमें इसका यूज बंद कर देना है, किसका, WinRHO का, या डोज को रिड्यूस कर देना है। जब ये 10 से कम जाए, 10 ग्राम पर DL से जाए तो रिड्यूस कर देना है, और जब ये 8 ग्राम पर DL से कम जाए तो उसको बंदी कर देना है। अब कुछ पेशेंट में, जैसे 3 में से 2 पेशेंट में, जब हम स्प्लीनेक्टोमी करते हैं टू ट्रीट ITP, क्योंकि जो स्प्लीन है वहीं पे ही प्लेटलेट्स का डिस्ट्रक्शन होता है, वो प्राइमरी साइट है, तो हम उस साइट को ही कट कर देते हैं ताकि प्लेटलेट्स का वहां पे ज्यादा डिस्ट्रक्शन ना हो, उसको बोलते हैं स्प्लीनेक्टोमी। पर जब हम स्प्लीनेक्टोमी करते हैं तो उसके अंदर रिफ्रैक्टरी ITP ऑब्टेन होता है, मतलब रिफ्रैक्टरी का मतलब जो बहुत मुश्किल से ट्रीट हो, है ना, तो जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बहुत मुश्किल से इसमें ठीक होता है, जिसके अंदर हम स्प्लीनेक्टोमी कर देते हैं।
और हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि जब हम भी स्प्लीनेक्टोमी कराते हैं उससे पहले हमें न्यूमोकोकल, मेनिंजियोकोकल और एच इन्फ्लुएंजा की जो वैक्सीन होती है वो हमें लगवा लेनी चाहिए पेशेंट में, ताकि आगे कॉम्प्लिकेशन ना आए या रिफ्रैक्टरी आईटीपी ऑब्टेन ना हो। जिस पेशेंट के अंदर स्प्लीनेक्टोमी करने के बाद भी मतलब ट्रीटमेंट फेल हो जाए, उसके अंदर हमें सिंगल या कंबाइन थेरेपी चला लेनी चाहिए। वो क्या होती है, जैसे हमने प्रेडनिसोलोन, IVIG का यूज कर लिया या एंड्रोजन का यूज कर लिया, जैसे डेनाजोल हो गया, डेप्सोन हो गया, ये मतलब मेल वो होते हैं, स्टीरॉइड्स वगैरह होते हैं, मतलब मेल हार्मोन होते हैं, ये आईटीपी को रोकते हैं। और अदर इम्यूनो सप्रेसिव, और जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं, जैसे रिटुक्सीमैब या एजिथ्रोप्राइन का यूज कर लेना चाहिए सिंगल में या कंबाइन थ्योरी में, जिसमें और हम इसके अंदर थ्रोम्बोपोइटिन रिसेप्टर का भी यूज करते हैं, मतलब TPOR जिसको बोलते हैं। इसका मतलब थ्रोम्बोपोइटिन मतलब जहां से प्लेटलेट्स बनते हैं उसको ही हम स्टिमुलेट कर दे, उसको ही बढ़ा दे। इरिथ्रोपोइटिन जैसे होता है, इरिथ्रोपोइटिन मतलब RBC का बनना, ऐसी थ्रोम्बोपोइटिन है ना। तो जो हम इसको TPOR का यूज करते हैं उससे वहां पे करना चाहिए जहां पे ब्लीडिंग के रिस्क हमें ज्यादा लगे, और वहां पे ताकि वो ठीक हो जाए, प्लेटलेट्स जो कम है वो बनने लग जाए। जैसे एग्जांपल में रीमोप्लास्टिन हो गया, रोमीप्लास्टिन या एल्ट्रोमोपैग, इसको हमको सबक्यूटेनियसली लगाते हैं हफ्ते में एक बार, और ये 5 से 7 दिन में ही पेशेंट इंप्रूव हो जाता है। धन्यवाद।